नमस्कार साथियों, आप एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून और हम बात करने जा रहे हैं बंगाल के बारे में। मेरे सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बंगाल के बारे में इन दिनों बात करना क्यों जरूरी है? बीजेपी बंगाल में आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में हार गई थी और पिछले चुनाव में यानी 2021 के चुनाव में बीजेपी को जब हार मिली थी तब आत्ममंथन के दौरान कुछ ऐसी चीजें निकलकर सामने आई थी जो उसके लिए चौंकाने वाली थी। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि घर का भेदी लंका ढाए। बीजेपी ने जब आत्ममंथन किया तो पता चला कि उसके घर के भीतर ही कुछ ऐसे लोग बैठे थे जो ये चाहते ही नहीं थे कि पार्टी को जीत मिले। फिर जब बीजेपी ने अपना सर्वे करवाया और कुछ अपने लेवल पर जानकारियां जुटाई तो इससे भी हैरान करने वाला खुलासा हुआ। पता ये चला कि बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष लेवल पर बैठा एक बड़ा आदमी पार्टी के नेताओं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को टीएमसी के लिए वोट करने को कह रहा था। यहां तक कि जानकारी पहुंची बीजेपी के पास कि वो बड़ा नेता यहां तक बीजेपी के खिलाफ जाकर टीएमसी के नेताओं से भी मिल रहा था। 2021 में चुनाव खत्म हुए, बीजेपी उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं दे पाई और ठीक उसके 1.5 साल बाद पार्टी में एक बड़ी बगावत सामने आ गई और जिस प्रदेश अध्यक्ष पर लोगों ने शक जताया था उस प्रदेश अध्यक्ष को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। 2023 आते आते पूरी दुनिया को यह पता चल गया कि वो शख्स जो बीजेपी के भीतर बैठा था और बीजेपी के खिलाफ काम कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि दिलीप घोष थे। दिलीप घोष उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए थे पश्चिम बंगाल में जब पार्टी के पास कुछ भी नहीं था। पार्टी के कार्यकर्ता मारे पीटे जा रहे थे और अचानक जब उनका इस्तीफा हुआ, जब उनको हटाया गया तो लोगों ने सवाल पूछा कि क्या जरूरत आन पड़ी थी दिलीप घोष को हटाने की। बुरे वक्त में जिसने पार्टी का साथ दिया, क्या पार्टी उसका साथ नहीं देगी? लेकिन असलियत लोगों को पता तब नहीं चल पाई थी और अब असलियत धीरे धीरे सामने आ रही है। हो सकता है कि बीजेपी के पास कुछ और भी जानकारी हो दिलीप घोष के बारे में, लेकिन आखिर दिलीप घोष को अब अमित शाह के कार्यक्रमों से या बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के कार्यक्रमों से या संगठन की बैठकों से क्यों दूर रखा जा रहा है? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। एक बड़े कैनवास पर, एक बड़े लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बंगाल में बीजेपी के भीतर अब अंदरूनी सर्जरी की शुरुआत कर दी गई है। ये ध्यान रखिएगा कि जिस वक्त हम ये चर्चा कर रहे हैं, जिस समय हम ये चर्चा कर रहे हैं, इससे ठीक 10 महीने बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा होने वाली है। ठीक 10 महीने बाद, यानी कि फरवरी 2026 में पश्चिम बंगाल के चुनाव की घोषणा हो सकती है। मेरे सहयोगी पंकज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, ये जो अचानक से दिलीप घोष से बीजेपी ने दूरी बना ली, ये दूरी को आप कैसे देखते हैं? क्या दिलीप घोष अब पार्टी के काम के नहीं रहे या बीजेपी बुरे वक्त में साथ देने वाले कार्यकर्ताओं को भूल जाती है? अनुपम, मैं पिछले 2-3 दिनों के बंगाल का अखबार देख रहा था और उसमें यह देख रहा था कि सौमित्र खान है, अनुपम हाजरा है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और ये खुलेआम दिलीप घोष के खिलाफ बोल रहे हैं। अमूमन भाजपा में ऐसा होता नहीं है कि कोई जूनियर कद का नेता वरिष्ठों के खिलाफ बोले। ये तब होता है जब वरिष्ठों को जानबूझकर किनारे लगा दिया जाना होता है। अब इसे मैं मार्गदर्शक मंडल भी नहीं बोलूंगा क्योंकि वो फिर भी किस तरह इज्जत ढकने के लिए किया गया था, लेकिन कुल मिलाकर सारांश यही है कि आज की तारीख में दिलीप घोष बीजेपी, जो वर्तमान बीजेपी बंगाल की है, उसमें खुद को अनफिट पा रहे हैं। ये पुराने जमाने के लोग हैं जो कि विचारधारा, सादगी, ये सब तरह की बीजेपी समझकर चला रहे थे, लेकिन आज की बीजेपी वैसी नहीं है। आज की बीजेपी एग्रेसिव, पैसे वाली बीजेपी, चुनाव जीतने की मशीन बीजेपी और ऐसी बीजेपी है जो कि बिल्कुल वॉर की तरह चुनाव को लड़ती है, युद्ध की तरह। पूरा विवाद ही इसलिए है क्योंकि दिलीप घोष ममता बनर्जी से करीब कैसे हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता रहते हुए, और इसी बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और लेकिन जो पुराने नेता थे वो कहते थे कि व्यक्तिगत संबंध अलग हैं और पार्टी की विचारधारा अलग है। सारी लड़ाई इसी की है। और आपने जो पिछला विधानसभा चुनाव कहा या फिर 2018 के बाद 2019 का जो लोकसभा चुनाव आप देख लीजिए, दोनों चुनाव में एक बात कॉमन आई
जो पुराने नेता थे वो बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि पार्टी में पैसे और लड़की का खेल हुआ है। अब ये कौन लोग थे, कौन कर रहे थे, इस बारे में पूरी जानकारी किसी ने दी नहीं, इसलिए मैं भी उस पर बहस नहीं करूंगा। लेकिन जब 2019 के लोकसभा चुनाव में और उसके बाद विधानसभा के चुनाव में जब पार्टी के नेता ही मंचों से यह आरोप लगाएंगे कि हम इसलिए हारे क्योंकि पैसे लड़की का खेल हुआ था, तो मामला गंभीर हो जाता है। और उस तरह के आरोप लगाने वालों में दिलीप घोष भी थे। अच्छा, एक चीज मैं आपको और कहना चाहता हूं, 2024 में जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी का परफॉर्मेंस उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा, तब भी ये आरोप लगे थे और बड़ी गंभीरता से आरोप लगे थे कि कुछ सीनियर लेवल के लोग, यहां तक कि दिल्ली से भेजे गए कुछ नेताओं के ऊपर भी इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए थे। नहीं, आप इतना ढक के क्यों बोल रहे हैं? जो प्रभारी थे उन पे आरोप लगा था। मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं जो प्रभारी बनाकर लाए गए थे, उन पे आरोप लगाया था इन्हीं से पुराने नेताओं ने कि पैसे लेकर टिकट दिया तो पता चला कि पता नहीं क्या सेवा मिली, इस तरह के आरोप लगा रहे थे। ढक दिया गया उस वक्त। और फिर देखिए, जब मैं तो राहुल सिन्हा जब से थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, तब से लगातार देख रहा हूं, बंगाल बीजेपी समझे कि आरएसएस की फोटोकॉपी थी। वहां जो भी बीजेपी थी वो संघ द्वारा बनाई गई बीजेपी थी। अब जो बीजेपी है, जैसे जैसे जनाधार बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस बीजेपी के समर्थक वर्ग में सीपीएम के भी कुछ लोग आ गए हैं, टीएमसी के भी कुछ लोग आ गए हैं। तो ये जो पुराने वाले लोग हैं ना, वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं और यहीं से सारा विवाद शुरू होता है। और ये बात सच है कि मौजूदा राजनीति में सत्ता में आने के लिए जो तिकड़म करना पड़ता है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो पहले वाली बीजेपी, बिल्कुल एक वोट से चुनाव हारने वाली बीजेपी नहीं है, या एक वोट से मैं प्रधानमंत्री बनने से चूक जाऊं, वो बीजेपी नहीं है। शुरू से लेकर नीचे तक मैं ये कह रहा हूं। अब तो 2-4-10 कम रहे फिर भी कैसे सरकार बनाओ, इस कवायद में बीजेपी रहती है। ये अब यही तो टकराव है जो पुराने लोग और नए लोग, जिस बारे में हर स्टेट यूनिट में हर जगह इस तरह की खबरें आती है, वही बंगाल में खबर है। अच्छा, एक कहा जा रहा है कि ये प्रॉपर लड़ाई है दिलीप घोष और सुकांतो मजूमदार की। आप देखेंगे कि सुकांतो मजूमदार को 2022-23 में दिलीप घोष ने फटकारा भी था और कहा था कि बहुत जूनियर है हमारे सामने, और आज वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं। तो क्या इस वजह से एक सीनियर लीडर को, दिलीप घोष को, पार्टी की बैठकों से बाहर रखना, अमित शाह आते हैं तो वहां से बाहर कर दिया जाना, ये किया जा रहा है? देखिए, ये ईगो क्लैश है। ये बात सच है कि सुकांत जो है वो दिलीप घोष से बहुत जूनियर है, बाद में पार्टी में आए, यंग भी हैं। अब दिलीप दा को यह समस्या है कि सुकांत जो मेरे पास आया था और इतना जूनियर था, जो दादा दादा कहता रहता था, आज वो कैसे अध्यक्ष बन गया और हमें कैसे निर्देश दे सकता है? ये होता है। और ये दिलीप दा इसमें, ये देखिए, स्वयं पीड़ित है उस ईगो क्लैश से। और फिर इनका जो कंडक्ट है कि अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी कर लेना, उसके बाद ममता बनर्जी से की तारीफ बीच बीच में कर देना, पार्टी के खिलाफ बोल देना। अब धीरे धीरे कुछ दिन तक तो पार्टी ने बर्दाश्त किया, लेकिन अब वो भी ऊब रही है, पार्टी भी ऊब रही है कि यार क्या बेवजह से इतना बयानबाजी करते रहते हो, और पार्टी की छवि भी धूमिल होती है ना। देखिए, मैं आपको आज लिखित रूप से बता के जा रहा हूं, दिलीप घोष अपने आखिरी राजनीतिक पारी खेल रही है, कम से कम भाजपा में तो जरूर। तो क्या वो अब ये जाएंगे आएंगे, अब टीएमसी जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन भाजपा में किनारे हो जाएंगे, और ये उनका कंडक्ट खुद बता रहा है। अच्छा, ये नए जमाने की भाजपा के साथ फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। हाल ही में शादी की, बिल्कुल, पार्टी के कई बड़े नेताओं ने उनको बधाई भी दी। रिंकू घोष नाम है पत्नी का। हाँ, और वो रिंकू घोष पार्टी की कार्यकर्ता ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी की कार्यकर्ता। इसलिए तो आरोप लगा रहे थे बंगाल बीजेपी में। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कल तो दिलीप दा बड़ा जोर जोर से बोल रहे थे कि कैलाश विजयवर्गीय ने प्रभारी रहते हुए ये काम किया और पार्टी में बिक गया पैसा लेकर और लड़की के चलते। और आपने क्या किया? अपनी पार्टी की आधी उम्र की लड़की की शादी के लिए। इसका मतलब अफेयर होगा, तब तो शादी किया। इसका मतलब आप भी गड़बड़ कर रहे थे। तो इसका तो जवाब किसी के पास नहीं। एक बहुत हैरान करने वाला वाकया ये हुआ कि शादी हुई उसके कुछ हफ्तों के भीतर ही जो सौतेला बेटा था वो अपने फ्लैट में डेड पाया गया था, डेड मिला था, जिसके बाद एक और विवाद वहां पर पैदा हुआ था।
बहुत सारा कंट्रोवर्सी था। देखिए दिलीप घोष, मैंने कहा ना कि ठीक है आइडियोलॉजिकली वो बीजेपी के साथ आए, संघ से दीक्षित भी हैं, वो उन्होंने काम भी किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने जो जवानी में काम किया उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन बीजेपी के अंदर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दिलीप दा गड़बड़ा गए, उम्र के इस पड़ाव में आकर गड़बड़ा गए। अब क्या गड़बड़ा गए हैं, हो सकता है आदमी को जो चाहता है वो न मिले, इस वजह से भी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कभी कभी। मान लिया कि मैं कभी प्रदेश अध्यक्ष था, मैं सीनियर था, कभी सीएम बनने की रेस में मेरा नाम आता था, वो नहीं हासिल कर सका, तो उस फ्रस्ट्रेशन में अपने ही पार्टी के दूसरे लोगों को, पार्टी के निर्णयों पर सवाल उठा रहा हूं, कभी शादी कर ले रहा हूं, कभी ममता बनर्जी से मिल ले रहा हूं, कभी चिढ़ा रहा हूं, टीज कर रहा हूं। अब इस स्थिति में आ गए हैं। अच्छा, एक और बड़ी लेकिन बात कि भारतीय जनता टीएमसी को पार्टी, जितना डेंट पहुंचाया दिलीप घोष ने, उतना शायद ही पार्टी का कोई दूसरा लीडर, मतलब बीजेपी का कोई दूसरा लीडर पहुंचा पाया। पूरी टीएमसी को तोड़ा 2019 में, फिर 2021 से पहले भी उन्होंने वहां पर मतलब सर्जिकल स्ट्राइक की थी टीएमसी के भीतर, और अब वो खुद ममता बनर्जी से मिलते हैं, टीएमसी के बड़े नेताओं से मिलते हैं। तो ये क्या मैसेजिंग वो क्या देना चाह रहे हैं? क्या वो टीएमसी की तरफ जा रहे हैं, या 2026 के चुनाव में वो टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ने उतर रहे हैं? देखिए चुनाव लड़ेंगे इसकी मुझे संभावना कम लगती है, क्योंकि मैं पुराने भाजपाइयों को जानता हूं, खास करके जो संघ से हैं। बड़ा दिक्कत होता है दूसरी पार्टी में जाना, फिर वहां से टिकट लेना, और बाद में अगर ये गए भी इधर उधर, मन को मतलब इनका लगता नहीं। ये इस तरह का वहां एक समझिए कि ट्रेनिंग नहीं कर सकते, एक इस तरह का माहौल है, वो जिन भर दिया जाता है कि नहीं सेट करेंगे टीएमसी में। हाँ, दूसरी बात बिल्कुल आपकी सही है कि टीएमसी नेताओं के साथ इनके मधुर संबंध रहे हैं, और उसी मधुर संबंध के कारण ये तोड़ने में भी कामयाब रहे हैं। मैं आपको उदाहरण दे दूंगा, एक बहुत सटीक उदाहरण है। झारखंड में अर्जुन मुंडा जी को जानते हैं? अर्जुन मुंडा के झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ा भी, फिर सरकार भी बनाई, सब कुछ किया। बीच में चर्चा भी आई कि ये वापस जेएमए में जा रहे हैं क्या, जब लगा कि बीजेपी नेग्लेक्ट कर रहे हैं अर्जुन मुंडा। लेकिन अर्जुन मुंडा गए नहीं, आज भी वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। कुछ कुछ वैसी ही कहानी दिलीप घोष की है, लेकिन दिलीप घोष थोड़ा ज्यादा सीनियर है और पहले के नेता। अच्छे संबंध है, टीएमसी को तोड़ा और कोशिश की कि बीजेपी को खड़ा कर सके, ये कर सके। अभी बीजेपी ने उन्हें नेग्लेक्ट किया है, लेकिन जाएंगे टीएमसी में, इस बात की संभावना मुझे कम लगती है, क्योंकि वो जो बैकग्राउंड हो जाता है और आप इतने बड़े नेता हो जाते हैं ना कि दूसरी पार्टी में भी तो जाएंगे, तो पहले से वहां बहुत सारे मठाधीश मौजूद हैं। अब दिलीप घोष को कुणाल घोष मारेंगे अपना नेता कि नहीं, अभिजीत बनर्जी मानेंगे कि नहीं, ममता बनर्जी मान लेगी, या ममता बनर्जी को यह भी मान लेंगे, लेकिन फिर वहां भी जाकर तो अभी तो सीनियरिटी की लड़ाई चल रही है, सांसद आपस में लड़ रहे हैं कि हम सीनियर तो तुम सीनियर, वहां तो अलग लेवल की लड़ाई। और वहां भी तो यही समस्या आएगी कि ममता बनर्जी को तो मान लेंगे, लेकिन बाकी को तो ये कहेंगे कि तुम तो मेरे बच्चे थे, कल तो मेरे पास दादा दादा कह के आते थे, तुम मुझे कैसे निर्देशित कर सकते। यही लड़ाई तो यहीं पे है। होता है एक उम्र के बाद, जब आप कुछ पा लेते हैं, उसके बाद जब फिर वो छिन जाता है, तो फिर इस तरह का फ्रस्ट्रेशन आता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसी का शिकार है दिलीप दा। दिलीप दा को मैं बुरा नहीं मानता, इच्छा होनी चाहिए। दो ऐसी चीजें हुई 2 तारीखों में। 29 तारीख को प्रधानमंत्री की रैली थी, दिलीप घोष को निमंत्रण नहीं था, जबकि वो सीनियर लीडर हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने पार्टी को खड़ा किया पश्चिम बंगाल में, और 1 जून को जब अमित शाह गए तब उसमें भी शामिल होने का उनको निमंत्रण नहीं मिला। इसी के पहले दिलीप घोष ने मई महीने में ही अलीपुर द्वार में जाकर टीएमसी नेताओं से मुलाकात की थी। उससे पहले उनकी मुलाकात ममता बनर्जी से हुई थी, और ममता बनर्जी से मुलाकात हुई तो बहुत लंबी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद ये कयास लगने लगे कि क्या दिलीप घोष को दूर रखकर बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी ही पार्टी के भीतर सर्जरी करने जा रही है, जो सबसे बड़ा घाव है उसको हटाने जा रही है। तो अब ये चीज़ें साफ हो गई है। पंकज जी ने आपको क्लियर कर दिया होगा कि इस वक्त बीजेपी पश्चिम बंगाल में बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स करना चाहती है। वो इस पूरे चुनाव को एक वॉर की तरह ले रही है, और इसी वजह से जो उसके पुराने ख्याल वाले नेता हैं उनको किनारे करके नए नेताओं को आगे लाकर चलना चाहती है। जी, आखिरी पॉइंट में ये बोल रहा हूं कि देखिए, अमित शाह का जो अप्रोच है ना, वो ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम कर रहा है संगठन के अंदर या पार्टी के अंदर, या जिसकी वजह से नुकसान है, तो तुरंत हटाओ उसको। हमारे पास इतना समय नहीं है कि उसको मनाएंगे, ये करेंगे। मोदी जी थोड़े इस मामले में उदार हैं, उनको लगता है कि चलो पुराने को भी ले दे के चलो, ठीक है। तो यहीं पे थोड़ा सा अंतर, दिलीप दा मोदी की तारीफ करेंगे,
या जो पुराने नेता हैं, कई नेताओं को आपने देखा हो कि मोदी जी की तारीफ करेंगे, लेकिन अमित शाह थोड़े कट टू कट, और मोदी जी चलो तुम भी ठीक है, इस तरह का है। तो यही वहां भी प्रॉब्लम आ रही। दिलीप दा तो कभी के बाहर हो चुके होते अगर सिर्फ और सिर्फ अमित शाह जी की चलती, लेकिन मोदी जी का कहना है कि चलो भाई उसने अपना जीवन लगाया है, जवानी दिया है, तो सम्मान कम से कम बना रहे, का कोई उपाय करो। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में जो 2026 का चुनाव होने जा रहा है, क्या वो चुनाव बीजेपी के लिए निर्णायक चुनाव होने जा रहा है? कौन जीत सकता है इस चुनाव में? ममता बनर्जी वापसी करेंगी, वापस आएंगी, या फिर बीजेपी जीतने में कामयाब रहेगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। नमस्कार।